नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन को शेयर नहीं किया होगा तो सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे। तो शेयर कर दीजिए एक बार आप सभी लोग, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो लोग भी जुड़ सके, उन लोगों तक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान होता है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होगा? उसकी नौकरी होगी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा होगी, छात्रों का विश्वास होगा, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था होगी। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होगा, ठीक है, उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। देखो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा ऑप्शन जो है सही लग रहे हो, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग ऐसे आंसर्स को मानेंगे जो कि आयोग के द्वारा सही माने गए हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां पर उन्हीं आंसर्स को सही मानेंगे जिसको परीक्षा आयोग के द्वारा जो है आपके एग्जामिनर के द्वारा सही माना गया, उसी को हम लोग सही मानेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, तो क्या हो जाएगा। तो उसकी नौकरी, तो ये तो नहीं होगा। उसकी गरिमा एवं मर्यादा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। छात्रों का विश्वास, और दूसरा आपसे कह रहा है उसके शिक्षण के प्रति आस्था। अब ये दोनों नजदीकी मामला लग रहा है, ठीक है। छात्रों का विश्वास भी हो सकता है और उसके शिक्षण के प्रति आस्था भी हो सकता है। सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, छात्रों का विश्वास। एक अध्यापक के लिए, एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक जो मूल्यवान है वो ये है कि वो छात्रों का विश्वास हासिल करे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। बताइएगा अगर हम लोग बात करें तो एक अध्यापक जो होता है, एक जो शिक्षक होता है, उसका वो किसके प्रति जवाबदेह होता है, वो किसके प्रति उत्तरदायित्व उसका किसके प्रति होता है? समाज एवं छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या फिर सरकार के प्रति। क्या हो जाएगा। एक अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, उत्तरदायित्व होता है, तो क्या आंसर कर देंगे। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, समाज एवं छात्रों के प्रति। देखो यहाँ से अगर हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर हम लोग बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 7 से 8 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 7 से 8 प्रश्न तक टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप 7 से 8 प्रश्नों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक दो प्रश्न की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो फिर आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप इनको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि फिर ऐसे छोड़ते चलोगे ना तब तो बहुत अधिक क्वेश्चन हो जाएंगे। 7-8 क्वेश्चन आप टीचिंग एप्टीट्यूड से छोड़ दिया, एक दो क्वेश्चन आपने हिंदी से छोड़ दिया, 3-4 क्वेश्चन आपने रीजनिंग से छोड़ दिया, 2-4 क्वेश्चन आपने जीएस से छोड़ दिया, 2-4 क्वेश्चन आपने हिंदी इंग्लिश में छोड़ दिया। तो इस तरीके से छोड़ोगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और 7-8 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या? अगर हम लोग बात करेंगे तो गांव में आप देखोगे, गांव में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं या गांव में जो स्कूल होते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर बच्चे घर से तो निकलते हैं लेकिन स्कूल जाते ही नहीं है, ठीक है। पता चला बगिया में चले गए, तो तालाब के किनारे चले गए, तो कहीं खेते में जाके बैठे हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद स्कूल से शिक्षक लोग जो है वो निकलते हैं उनको ढूंढने के लिए, ठीक है। क्या होता है, तो शिक्षक लोग जो है वो स्कूल से निकलते हैं उनको ढूंढने के लिए। और फिर आपने वीडियो देखा होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें क्या होता है, जिसमें एक बच्चा होता है और उसको क्या होता है, उसका जो है एक बच्चा दोनों पैर पकड़े होता है, एक बच्चा दोनों हाथ पकड़ा रहता है और उसको टांग करके स्कूल तक लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ग्रामीण अंचलों में अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या? आंसर करेंगे स्कूल का नीरस वातावरण है, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा है, या फिर छात्रों का अध्यापक से डरना, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, देखो कह रहा है छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, तो ये तो नहीं होती, ठीक है। छोटे बच्चे जो है स्कूल से इसलिए नहीं भागते हैं कि उनको श्रमिक बनना है, ठीक है, इसलिए तो नहीं भागते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया तो मतलब ये सभी वाले, अब सभी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर देंगे स्कूल का नीरस वातावरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, ए आंसर कर देंगे, स्कूल का नीरस वातावरण, ठीक है। अगर स्कूल में उनको उनके मन, उनकी रुचि के अनुसार अगर शिक्षा दी जाए, उनकी रुचि के अनुसार अगर हम लोग वहां पर शिक्षण अधिगम जो सामग्री है या फिर जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल करें, तो फिर क्या होगा, तो वो स्कूल से भागेंगे नहीं बल्कि आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ऐसे पकड़ करके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे पकड़ करके आप लोगों को स्कूल नहीं पहुंचाया गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए स्कूल गए होंगे। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि दो लोग पैर पकड़े, दो लोग हाथ पकड़े और टांग के ले चलो पहुंचाओ इसको स्कूल, ऐसा आप लोगों के साथ नहीं हुआ होगा। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, बताएंगे क्या हो जाएगा। अध्यापक के प्रति समर्पण है, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र है, अध्यापन के प्रति अगर हम लोग बात करेंगे उच्च विचार है, या फिर अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता।
यार अध्यापक नहीं, यहाँ पर अध्यापन होना चाहिए था। ठीक है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? तो अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण है, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र है, अध्यापन के प्रति उच्च विचार है, या फिर अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता है। क्या हो जाएगा? एक अध्यापक का श्रेष्ठतम अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या गुण होना चाहिए? आंसर करिएगा, बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आंसर करें। अगर किसी को इस तरीके से पकड़ उकड़ के स्कूल भेजा गया तो भाई बता सकता है। ठीक है, बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा? एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, पूर्ण समर्पण होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। इसीलिए कहते हैं शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। ठीक है, शिक्षक बनना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इस कार्य में आपको क्या होगा? पूर्ण समर्पण होगा। ठीक है, पूर्ण समर्पण आपका चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा? आपको पूरे समाज, बालक, अपने घर परिवार, सब जगह आपको इस तरीके से प्रस्तुत करना होगा कि आप एक शिक्षक हैं। ठीक है, आप एक शिक्षक हैं। तो ये नहीं कि आप मान लीजिए एक शिक्षक है तो स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल में जब तक पढ़ा रहे हैं तभी तक शिक्षक हैं। आप 24 घंटे शिक्षक हैं। ये नहीं कि आप स्कूल में खूब बढ़िया पढ़ा रहे हैं और भी पता चला रोड पे क्या होगा? रोड पे आप हाफ पैंट पहन के और जो है, ठीक है, फ्रूटी चूसते हुए पीते हुए निकल गए। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप स्कूल के बाहर भी देखोगे एक शिक्षक है ना, तो उसको देखना पड़ता है। कोई सड़क पर देख तो नहीं रहा। कोई देख लेगा तो कहेगा मास्टर साहब देखो यहाँ स्कूल है, यहाँ घूम रहे हैं, मास्टर साहब ये कर रहे हैं, मास्टर साहब उनके साथ जा रहे हैं। तो स्कूल के बाहर भी आपको क्या करना होगा? ध्यान देना पड़ता है। समाज में भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि भाई आप मास्टर हैं, आप टीचर हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए टीचर बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, टीचर बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? अगर हम लोग बात करेंगे टीचिंग से संबंधित समस्याओं को, शिक्षण से संबंधित समस्याओं को हल करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, या फिर शिक्षाविदों का। मान लीजिए आप इसकी विद्यालय में है, किसी क्लास में है और उस क्लास में बच्चों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो उनसे उस विद्यार्थी की जो भी शिक्षण से संबंधित समस्या होगी उसको हल करने का उत्तरदायित्व किसका होगा? तो उसके शिक्षक का होगा। पहला कर्तव्य किसका होगा? उसके शिक्षक का होगा। याद रखिएगा, जो भी उसे पढ़ा रहा है, जो भी उसका क्लास टीचर है या फिर जिसके भी निर्देशन में वो है, तो वो क्या हो जाएगा? तो पहली जिम्मेदारी हो जाएगी शिक्षकों की। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते बताएगा। तो अगर हम लोग शिक्षक की योग्यता की बात करें एवं उसके आचरण की बात करें तो सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उसके प्रधानाचार्य करते हैं, उसके शिष्य करते हैं, समाज के कुछ संभ्रांत लोग करते हैं, या फिर विशेषज्ञ करते हैं। क्या हो जाएगा? तो एक शिक्षक की जो योग्यता है एवं उसका जो आचरण है उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन जो है तो वो कौन करता है? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, उसके शिष्य लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिष्य लोग। कई बार आपने देखा होगा क्या होता है कि जब आप किसी स्कूल में पहली बार जाते हैं, ठीक है, जब आप किसी विद्यालय में पहली बार जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या होता है? तो वहां पर जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं? आपसे जानबूझकर इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं ताकि मास्टर साहब फंस जाए और मजा आ जाए, मास्टर साहब क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए तो मजा आ जाए। आप लोग भी ऑनलाइन क्लास लेते हो तो आप लोगों में भी ऑनलाइन क्लास में कुछ कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो पता चला कि मास्टर साहब कुछ और पढ़ा रहे हैं, मास्टर साहब गंगा नदी यहाँ से निकल रही तो कहाँ जा रही है? ठीक है, गंगा नदी में कौन मिल रही? मतलब उनको इससे कोई मतलब दुल्हन नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर इस तरीके का प्रश्न पूछेंगे कि मास्टर साहब फंस जाए और फिर मजा आ जाए, है ना, मास्टर साहब बता ना पाए तो मजा आ जाए। तो क्या होता है? तो आपकी जो एक शिक्षक है उसकी योग्यता का, उसके आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? तो उसके शिष्य लोग करते हैं। मास्टर साहब को कुछ नहीं आ रहा है, मास्टर साहब नहीं बताए, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो बी आंसर कर देंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं ऑनलाइन क्लास में भी, ऐसा कई बार मेरे साथ ही हुआ है, कई बार ऐसा बच्चे करते हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछेगी, मास्टर साहब फंस जाए, उसके बाद मजा आ जाए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी प्राप्त करना। ये तो अगर सच पूछा जाए तो सबका लक्ष्य है ना, कि किसी तरीके से बस बीएड करें और बीएड करने के बाद तुरंत टेट पास कर लें, टेट पास करने के बाद बस तुरंत नौकरी लग जाए, इसके बाद पैसा ही पैसा, पैसे पैसा, है ना। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास करना। क्या हो जाएगा? तो अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ईमानदारी से अगर पूछा जाए, कान में धीरे से पूछा जाए, बताओ बीएड काहे कर रहे हो, तो क्या करोगे? सब लोग ये कहेंगे भैया नौकरी लग जाए, पैसे पैसा आ जाए, स्कूटी खरीदेंगे, ठीक है, 4 व्हीलर खरीदेंगे, एकदम बढ़िया सा घर बनवाएंगे, एकदम एसी लगवा के वहीं सोएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करेंगे तो सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन संख्या डी होगा। ठीक है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ये मत कर देना। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो ये मत कर देना बस नौकरी पाना है और खूब पैसा इकट्ठा करना, ये मत कर देना। ठीक है, क्या करना है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे जब सिलेबस का निर्माण किया जाता है, जब आपके लिए आपके
आपके जो भी आपका जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बीएड का एग्जाम देने वाले हो या बीएड करने वाले हो, तो बीएड का जो सिलेबस बनेगा या फिर किसी भी क्लास का जो सिलेबस होता है, सिलेबस बनाते समय किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं का, शिक्षण अनुसंधानों का, या फिर ए और बी दोनों? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग आंसर कर देंगे किसको? ऑप्शन संख्या डी कर देंगे, शिक्षा के उद्देश्यों को। ठीक है, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस उद्देश्य से आप बीएड में एडमिशन लिए, तो वो उद्देश्य शामिल किए जाने चाहिए। साथ ही साथ जो छात्रों की जो आवश्यकता है और उनकी रुचियों और योग्यताओं का भी इसमें समावेशन करना चाहिए। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, बताइएगा क्या हो जाएगा? एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, या फिर ये सभी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो अगर हम लोग बात करेंगे छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके छात्र क्या हो सके? प्रोत्साहित हो सके, मोटिवेट हो सके। इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि देखने के बाद, प्रधानाचार्य को देखने के बाद फिर वो एकदम मन भर गाली दें। ऐसा नहीं हो जाएगा, सवेरे सवेरे कह के मुंह देख लिया थू, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य को ऐसा होना चाहिए कि उनको देखने के बाद छात्रों के अंदर मोटिवेशन आए, थोड़ा सा प्रेरणा है कि हाँ अरे भाई मास्टर साहब है ना? अध्यापकों के लिए क्या होना चाहिए? समानता का भाव होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये हमारी बिरादरी वाले हैं तो उनको ज्यादा सम्मान, ये वाले जो है एससी एसटी कैटेगरी वाले तो इनको कम सम्मान है, ये तो फिर इनको तो चाय पानी कुछ नहीं पूछना, इनको बाहर बैठा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समानता का भाव होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? कुशल प्रबंधन होना चाहिए कि हर चीज को मैनेज कर सके। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे, ये सभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बताइएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भी वर्तमान में, अगर हम लोग बात करेंगे, आपने तो साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि जितनी भी टीचिंग मेथड्स हैं, जितने भी शिक्षण विधियां हैं, उनमें अब वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में बाल केंद्रित, ठीक है, बच्चे को केंद्र में रख करके अध्यापन की बात हो रही है, ठीक है। क्या होना चाहिए? तो बाल केंद्रित, बालक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये सब नहीं होना चाहिए। वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो शिक्षण विधियां हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आप स्कूल के बाहर अपने छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? अजनबियों की तरह, ठीक है। अजनबियों की तरह तो बच्चे व्यवहार करते हैं स्कूल में। स्कूल में जब मिलेंगे ना तो स्कूल में तो ऐसे प्रणाम करेंगे कि लगेगा एकदम पैर वैर गिर जाएंगे। और जब बाहर सड़क पे मिलेंगे ना तो ऐसा नजर घुमा लेंगे कि एकदम जैसे लग रहा पहचान ही नहीं रहे। मान लो कहीं कभी नजर मिल भी गई तो ऐसा चुरा के भागेंगे, ऐसा ना हो कि उन्हें नमस्ते वमस्ते करना पड़ जाए, दिख जाएंगे, ठीक है, तो एकदम गायब रहेंगे। तो अजनबियों की तरह, तो अजनबियों की तरह व्यवहार नहीं करना है, उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत गंभीर होंगे या फिर मित्रों की तरह। क्या आंसर होकर के? तो गंभीर होकर के, जैसे आप विद्यालय में गंभीर होकर के छात्रों से मिलते हैं उसी तरीके से क्या होना है? तो बाहर भी आपको छात्रों से गंभीर होकर के मिलना है। ये नहीं कि स्कूल में एकदम गंभीर है, एकदम शांत है, और बाहर मिलेंगे तो गले में हाथ डाल के और बताओ क्या खा भी रहे हो, हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तो बाहर भी आप एकदम, टीचर की एक गरिमा है, यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टीचर की एक गरिमा है। जिस तरीके उनको क्या करना है, उनको स्कूल के अंदर ही नहीं, स्कूल के बाहर भी जब समाज में रहेंगे तो वहां पर भी इस चीज को ध्यान रखना है, भैया हम टीचर हैं, है ना, हम टीचर हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण क्या है बताइएगा? एक कौशल है, कला है, क्रिया मात्र है, या फिर तपस्या है? क्या आंसर कर देंगे? तो शिक्षण अगर हम लोग बात करेंगे, टीचिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो टीचिंग क्या है? तो ये एक कौशल है, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। क्या है? तो ये एक कौशल है। एक सब्जेक्ट है, उसी को एक टीचर पढ़ाता है तो आपको बोरिंग लगता है, वही एक सब्जेक्ट कोई दूसरा टीचर पढ़ाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है? तो ये एक स्किल है, ठीक है। क्या है? टीचिंग अगर हम लोग बात करेंगे, शिक्षण एक है, क्या है? कौशल है, ठीक है। पढ़ाने का अपना अपना सबका तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या हो? जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित है, या फिर समाज केंद्रित। तो अभी हम लोगों ने बताया शिक्षा जो है वो क्या होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो किस प्रकार कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर के, प्रमोशन देकर के, ठीक है, कड़े स्कूल प्रशासन के द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या फिर अच्छा वेतन दे करके। तो आप लोग तो कहोगे, आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग कहोगे अच्छा वेतन दे करके, कुछ वेतन बढ़ा दिया जाता तो फिर मजा आ जाता, है ना। आप लोग तो यही कहोगे सर जी वेतनों के लिए तो पढ़ा रहे हैं, वेतनों। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अध्यापक के कार्यों की सराहना करके आप अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत होता है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें अगले प्रश्न की, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत होता है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या फिर ए और बी दोनों के लिए। तो क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं और पिछड़ों के लिए। अब इसमें सब आ जाएंगे, ठीक है, इसमें सब आ जाएंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या बताएंगे? तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, भारत में, अच्छा आपसे ये भी पूछा जाता है कि शिक्षित बेरोजगारी जो है तो ये कहाँ पर मिलती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, कहाँ पर? तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है, शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी का कारण क्या होता है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रचार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या फिर घटिया स्तर की शिक्षा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उद्देश्यहीन शिक्षा। अब उद्देश्यहीन शिक्षा कैसे होगी? उद्देश्यहीन शिक्षा ऐसे होगी कि जैसे कुछ लोग हैं उनको कंफर्म ही नहीं है कि करना क्या है। अभी अब मैंने एक वीडियो डाला था, तो जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो वो लोग देख सकते हैं। तो आप देखोगे कि राजस्थान में एक फॉर्म आया था, ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, और वहाँ पर जो है पीएचडी किए हुए लोग डाल देंगे, फॉर्म डाल रहे हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? देखो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जब आपका उद्देश्य क्लियर ना हो। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग जो है वो आईटी कर लिए, ठीक है, आईटी कर लिए, या फिर अगर बात करेंगे बीकॉम कर लिए, एमकॉम कर लिए, ठीक है, पीएचडी कर लिए, या फिर कुछ और कर लिए, डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री ले लिए, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद लौट करके वापस आएंगे, बीएड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में तो अगर आपको बीएड करना है तो सिंपल सा है, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, दुनिया भर का काम करने के बाद उसके बाद आएंगे टीचर बनने के लिए, लौट करके आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो उद्देश्यहीन शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे? पहले 10 साल आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे, और जब आईएएस पीसीएस में नहीं होगा तब फिर क्या करेंगे? तब फिर आएंगे बीएड करने की, हमें टीचर बनना है। ठीक है, आईएएस पीसीएस बनने का सपना लेकर के जाएंगे, 10 साल आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे, जब कहीं कुछ नहीं होगा तो फिर लौट करके चले आएंगे बीएड करने। ठीक है, शिक्षक बनेंगे। तो ये होता है उद्देश्यहीन शिक्षा। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या होगी? तो व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमको क्या करती है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, स्वावलंबी बनाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये व्यक्ति को क्या करती है? तो स्वावलंबी बनाती है। ठीक है, विद्वान बनाती है जरूरी नहीं है। ठीक है, हर जो शिक्षा, हर कोई शिक्षा ले रहा है तो हर कोई विद्वान थोड़ी ना है। ठीक है, हर कोई विद्वान, शिक्षा लेने वाला हर कोई विद्वान नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, विद्वान वो हर कोई नहीं होता जो शिक्षा ग्रहण करता है, विद्वान वो होता है जो उस शिक्षा का सही इस्तेमाल करता है, वो विद्वान होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार की कक्षा का नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो कौन से, किस प्रकार की कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी होगा, या फिर सभी का मिला जुला रूप होगा, लोकतांत्रिक होगा, या फिर प्रयोजनवादी होगा? 20वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया, क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र आप जानते हो ना, लोगों का शासन। ठीक है, लोगों का शासन, एक ऐसा शासन, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें क्या हो, जिसमें सभी को समान भागीदारी हो, सभी का समान अधिकार हो, सभी का समान प्रतिनिधित्व हो, सभी का समान उत्तरदायित्व हो। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं? ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहते हैं ना। ठीक है, पेटीएम कहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अच्छी आवश्यकता कहाँ पर होती है? प्राइमरी में, माध्यमिक में, सेकेंडरी में, कहाँ पर? तो आंसर कर दोगे प्राइमरी कक्षाओं में। प्राइमरी कक्षाओं में ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रचार, या फिर ये सभी। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? देखो हम लोग ये जो चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इनको अपने कॉमन सेंस से ना जोड़ करके, बल्कि आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को टीचिंग के संदर्भ में ध्यान रखना है। कि हम लोग ये जो
जो चीजें पढ़ रहे हैं या जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो टीचिंग के संदर्भ में कर रहे हैं, तो ये ध्यान करके आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ को या फिर अपने अगल बगल के माहौल को देख करके अगर आप इसका आंसर चूज करोगे तो फिर हमेशा गलत होगे, कभी भी सही नहीं होगे। अगर हम लोग अपने अगल बगल की बात करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ये सभी कर दोगे। ठीक है, लेकिन हम लोग टीचिंग के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो टीचिंग के संदर्भ में क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए आंसर होना चाहिए। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा है तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करते हैं कि इसकी समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी क्या हो जाएगा, तो प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करते हैं तो किस प्रकार की आशा करेंगे, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। इन सभी की आशा करेंगे कि उसके अंदर समर्पण एवं निष्ठा की भावना हो, आज्ञा पालन की भावना हो, और क्या हो, और योग्यता भी हो, और साथ ही साथ ज्ञान भी हो, तो ये सब की आशा करेंगे। ऑप्शन संख्या डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करता है। अगर हम लोग बात करें, एक जो गार्जियन है या फिर एक जो पेरेंट्स है वो अपने बालकों के लिए क्या होता है, कई बार आप देखोगे ना कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो है टीचर्स को रखते हैं। ठीक है, किसी को रखते हैं, तो अभिभावक लोग, ठीक है, पिता लोग, गार्जियन लोग जो है तो वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी न किसी टीचर को रखते हैं। तो क्या आशा करेंगे, निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों की, क्या हो जाएगा, 24वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ए और बी दोनों की, निष्पक्ष व्यवहार की। ठीक है, क्या होगा, तो निष्पक्ष व्यवहार की, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, सहानुभूति एवं प्रेम की। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उपरोक्त सभी होता तो ये वाला भी ऑप्शन आपका सही होता है, योग्यता एवं ज्ञान की, ये वाला ऑप्शन भी आपका सही होता। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। आपसे कभी किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, बताइएगा, तो इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या फिर कुछ देर का समय मांगेंगे। अगर आपसे कई बार देखेंगे कि हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो उस पर कहा जाता है कि भाई आपका नाम लिख दे रहे हैं, आपको कुछ बोलना है, तो क्या होता है, तो या तो फिर उस दिन हम लोग आते ही नहीं, गायब हो जाते हैं, या फिर आएंगे तो उस दिन क्या हो जाएगा, उस दिन छिप जाएंगे, एकदम सामने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, एकदम रो में एकदम पीछे जाकर बैठ जाएंगे कि हम दिखाई ही ना पड़े। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, हमारा नाम बोला जाएगा तो हम उठेंगे ही नहीं, आगे जाएंगे ही नहीं, भैया नहीं है, अनुपस्थित है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यदि किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए आपसे कहा जाए तो आप क्या करेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। इससे क्या होता है, इससे अगर हम लोग बात करें सहर्ष तैयार हो जाएंगे, देखो चीज़ों को आपको हमेशा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि आप चीज़ों को करने के लिए तैयार होगे तो आप सही ही करोगे, हो सकता है आप गलत करोगे। ठीक है, क्या होगा, गलत होगा, गलत भी होगा तो क्या हो गया, गलत भी होगा तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया तजुर्बा मिलेगा कि इस तरीके से किए तो गलत हो गया। ठीक है, अगली बार दूसरी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सहर्ष तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है सीखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम आज के युग में बात करें तो छात्रों को अध्यात्म के विषय में जानकारी देना, आध्यात्मिकता से जोड़ना आवश्यक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। देखो आज के समय में क्या हो रहा है, जहाँ आज के समय में लोग जो है मोबाइल की दुनिया में एकदम खोए हुए हैं, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब में एकदम खोए हुए हैं। ठीक है, एकदम इतना तेजी से दौड़ रहे हैं कि आध्यात्मिकता को खो गए। तो वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, देखिए लोगों से कहा जाता है कि भाई आप क्या करिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, आप योगा कीजिए। ठीक है, इनसे क्या होगा, इनसे आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी, आपकी बुद्धि तेज होगी, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो ये आध्यात्मिकता से जोड़ना है। ठीक है, आवश्यक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या फिर ये सभी, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, हमें स्कूल के, कॉलेज के या फिर किसी भी ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे एक तो सीखने का अवसर मिलता है, दूसरी चीज हमारी पर्सनालिटी जो है, हमारा जो व्यक्तित्व है उसका भी विकास होता है, और तीसरी चीज क्या होती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है कि अगली बार फिर जब हमसे कुछ कहा जाएगा तो फिर हम घबराएंगे नहीं। कई बार होता है ना, कुछ लोगों के साथ होता है कि उनको स्टेज पर बोलने को कह दिया गया, अब वो जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। ठीक है, कि स्टेज पर जब बोलने को कह दिया जाता है ना तो फिर पता चलता है उनका हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है। ठीक है, एकदम जो पता लगा याद वाद करके गए थे, और जब बोलना शुरू किया तो 2 लाइन बोलने के बाद भूल गए, अब क्या करें। ठीक है, अब आगे वाली लाइन याद ही नहीं आ रही है। ठीक है, जब माइक पकड़ के खड़े होते हैं तो सामने देखते इतनी बड़ी भीड़, अरे बाप रे, तो लगता है वो उसी समय बीपी हाई लो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है।
तो उससे क्या होगा, जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो क्या होगा, तो उससे आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना भी विकसित होगी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। किसी भी चीज को छात्र को सरल तरीके से सिखाना है तो उसका गुण होना चाहिए क्या, आत्मविश्वास का, विषय वस्तु के ज्ञान का, प्रभावी अभिव्यक्ति का या सहृदयता का। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को छात्रों को अगर सरलता से सिखाना है तो अध्यापक का सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति का। ठीक है, कि वो चीजों को कैसे अभिव्यक्त कर रहा है, वो बच्चे के सामने उस चीज को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, कैसे उसकी अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर टीचर को पढ़ाने का तरीका पता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर टीचर को पढ़ाने का तरीका पता है कि हम हमें अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, तो उसके पास अगर कम नॉलेज है तो भी वो बच्चों को पढ़ा ले जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई टीचर है और उसको पढ़ाने का तरीका नहीं पता है लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत है, तो क्या है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। कई बार आप देखते होंगे कि कोई नया टीचर है तो उसके पास ज्ञान तो बहुत रहता है, वो बीए किया, एमए किया, बीएड किया, बीएससी किया, एमएससी किया, ज्ञान तो उसके पास बहुत है, लेकिन उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होता है, तब वो जब वो पढ़ाने जाता है और किसी बच्चे ने पता चला उससे कोई प्रश्न पूछ लिया, कोई उससे प्रश्न पूछ लिया किसी बच्चे ने, तो फिर वो क्या हो गया, फिर वो घबराने लगा, घबरा की बेचारी की हालत ही खराब हो गई, दूसरे दिन से स्कूल ही जाना बंद कर दिया, भैया हम नहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि उसके पास टीचिंग जो स्किल्स है वो नहीं है, ज्ञान तो उसके पास बहुत है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज जो होगी किसी छात्र को सिखाने के लिए, सरलता पूर्वक सिखाने के लिए, तो उसके पास होनी चाहिए क्या, प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, कि वो बच्चे के सामने किस तरीके प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय में खेलों का आयोजन उद्देश्य होता है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो खेल का आयोजन होता है और किस उद्देश्य से जो होता है, छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हुष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के माध्यम से तैयारी करना, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो खेलों का जो आयोजन होता है उसका उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर कर देंगे। क्या जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में इसकी अवधारणा बताना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे एक छात्र की दृष्टि से, अगर हम लोग बात करें तो विद्यालय में जो छात्र संघ संगठन होते हैं तो उसके बारे में छात्र की दृष्टि से क्या होगा, इससे कोई लाभ नहीं होता है। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ती है। क्या आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर चूज करना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे हम लोग, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इससे छात्रों में एक नेतृत्व की भावना बढ़ती है, छात्रों में एक संगठन की भावना आती है, यूनिटी की भावना आती है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, अगर हम लोग बात करेंगे शिशुओं के लिए, अगर हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेक्शन जो है तो उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो शिशुशाला जो है आवश्यक है। क्यों, खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या फिर कहानियां सुनाना। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो खेल के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करे। एक अच्छी बुक की अगर हम लोग बात करें, एक अच्छी बुक जो होती है वो, ठीक है, वो अगर हम लोग बात करेंगे तो वो अन्य विशेषताओं की अतिरिक्त और कौन सी विशेषताओं को शामिल करती है। जैसे उसमें एक अच्छी जो बुक होती है उसमें कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उसमें डायग्राम्स दिए गए रहते हैं, ठीक है, उसमें जो है पिक्चर्स के माध्यम से समझाया रहता है, उसमें एक्सप्लेनेशन रहता है, तो बहुत सारी जो है उसमें विशेषताएं होती हैं। लेकिन इन सब के अतिरिक्त और कौन सी विशेषता उसमें होती है, परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश या फिर प्रकरणों की सूची बहुत से। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे जो एक बुक होती है तो वो क्या होती है, तो बुक जो होती है वो आपके सिलेबस पर आधारित होती है, उसमें पिक्चर्स के माध्यम से समझाया गया रहता है, उसमें आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के साथ आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। तो ये सब तो अच्छी चीजें होती हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे इसमें और कौन सी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होती हैं, वो आंसर कर देंगे शिक्षकों के लिए निर्देश। ठीक है, क्या होता है, तो शिक्षकों के लिए भी निर्देश होता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, एक दिन में कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये शिक्षकों के लिए निर्देश अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का कारण क्या है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं। प्राइमरी सेक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे यूपी में देखेंगे तो यूपी में प्राइमरी स्तर के बहुत सारे स्कूल्स को बंद कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे जो है प्राइमरी स्कूल्स है जहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत कम है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। तो प्राइमरी की दुर्दशा का कारण क्या, क्या आंसर करेंगे। एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या फिर शिक्षक छात्र का विषम अनुपात।
आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सभी बच्चे एक ही समस्या है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए स्कूल में क्या है, तो स्कूल में अगर हम लोग बात करें तो स्कूल में 3 बच्चे हैं। ठीक है, स्कूल में क्या है, तो स्कूल में 3 बच्चे हैं। अब इन 3 बच्चों की अगर हम लोग बात करें, तीनों बच्चों की मान लीजिए अगर अलग अलग समस्या है। ठीक है, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब इन 3 बच्चों की 3 अलग अलग समस्या है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम इन तीनों से अलग अलग जाकर के मिलेंगे, भैया तुम्हें क्या दिक्कत है, अच्छा तुम्हें क्या दिक्कत है, अच्छा तुम्हें क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए तीनों को एक ही दिक्कत है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर इनकी समस्या का निस्तारण कैसे होगा? तो सामूहिक रूप से होगा। हमें क्या करना होगा? तो सामूहिक रूप से, तीनों को एक ही बात समझ नहीं आ रही है, तो फिर हमें अपने टीचिंग का जो लेवल है या फिर टीचिंग जो मेथड है या फिर टीचिंग जो प्रोसेस है, उनको उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो आपकी सही आलोचना करता हो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? अगर मान लीजिए आपकी कोई आलोचना कर दिया है, तुम जो है बोलते बहुत हो पढ़ते कम हो, तुम फालतूगिरी करने आते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी कोई आलोचना कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक मित्र का, एक मूर्ख का, एक आलोचक का, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, एक मित्र की तरीके व्यवहार करना चाहिए। जबकि ऐसा होता नहीं, अगर कोई आपकी आलोचना कर दे तो फिर तो देखो यही कमेंट बॉक्सों में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पता लगा मैं पढ़ाता रहता हूँ और कमेंट बॉक्स में देखता हूँ सब आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, तुम मुझे कैसे बोल दिया, इसको ब्लॉक करो, इसको हटाओ, ये कहाँ से आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अच्छे प्रभावी अध्यापक आवश्यक नहीं मानते क्या? केवल दंड देने वाला हो, तो दंड देने वाला तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, उत्तम वक्ता हो, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए, केवल दंड देने वाला। एक प्रभावी अध्यापक जो है वो केवल दंड देने वाला होना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं मानते। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है कब? जब श्रोता के स्तर को जानकर संप्रेषण किया जाए, या फिर आपके उचित शब्दों के प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, या फिर जोर से बोल करके। ठीक है, एक अच्छा कम्युनिकेशन कब हो सकता है? उचित शब्दों का प्रयोग करके, आपके पास खूब अच्छा खासा नॉलेज हो, जोर जोर से चिल्ला करके, या फिर श्रोता के स्तर को जान करके। क्या हो जाएगा? तो प्रभावी संप्रेषण कब संभव हो सकता है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, श्रोता के स्तर को जान करके। हमको जिससे बात करनी है उसके नॉलेज की जानकारी है, उसको हमको जान पता होना चाहिए कि वो उसका लेवल क्या है। उस स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई शहर में रहने वाला है, अब वो गांव में आकर के किसी से अंग्रेजी में बतियाए तो फिर क्या होगा? गांव वाले का क्या हाल होगा? गांव वाला आए आए काओ कैसे कहें, तो यही करता रहेगा गांव वाला। गांव वाले को समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है? क्योंकि जो शहर वाला है वो अंग्रेजी में बोल रहा है। ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि जो गांव वाला है तो उसका स्तर क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक श्रोता जो है, जो हमें सुनने वाला है, उसके स्तर को जान करके हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, स्कूल के ऊपर होना चाहिए, समाज के ऊपर होना चाहिए, अभिभावक के ऊपर होना चाहिए, या फिर धर्म गुरु के ऊपर होना चाहिए? क्या हो जाएगा? तो नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो किसके ऊपर होना चाहिए? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, स्कूल के ऊपर होना चाहिए। एक नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए? तो स्कूल के ऊपर होना चाहिए। स्कूल ही सिखाएगा कि आपको घर में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, अपने शिक्षक के सामने कैसे रहना चाहिए, माता पिता के सामने कैसे रहना चाहिए। ये आपको समाज नहीं सिखाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपको अभिभावक भी नहीं सिखा पाएंगे उतना हद तक। ठीक है, ये क्या होगा? ये जब आप इस घर से बाहर निकलोगे, 10 लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, 10 लोगों से मिलो जुलोगे, तब वहां पर आप चीजों को सीख पाओगे। स्कूल के ऊपर होता है नैतिक शिक्षा को सिखाने का उत्तरदायित्व। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित है? देखो, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन इनमें से कौन सा कार्य करना जरूरी नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या फिर विद्यालय जाने का बोझ? क्या होना चाहिए? तो देखो, लिखने का भी उन पर बर्डन डालना चाहिए कि वो लिखें, छोटे बच्चे हैं तो लिखना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का भी बर्डन डालना चाहिए और विद्यालय जाने को भी कहना चाहिए, लेकिन गृह कार्य का बोझ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो। कई बार क्या होता है, आप देखोगे छोटे बच्चों को कि स्कूल से बेचारे आते हैं और स्कूल से आने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो होमवर्क लेके बैठ जाते हैं और करते करते रात के 10 बज जाते हैं। फिर पता लगा होमवर्क करके सो गए, फिर सवेरे उठे, मम्मी नींद में ही नहा धुला के तैयार करके उनको बैग टांग के जो है बस में बैठा दी, बस में बेचारे सोते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फिर घर से आएंगे और जितनी उनकी उम्र नहीं होती उससे ज्यादा भारी तो बैग पीठ पे टांगे रहते हैं। तो क्या होना चाहिए? तो गृह कार्य का बोझ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब आपके छात्र उन्नति करते हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको सही लग सकता है।
ईर्ष्या की भावना होगी, ये तो गलत हो जाएगा। आत्मग्लानि की भावना होगी तो ये गलत हो जाएगा। आपके छात्र उन्नति कर रहे हैं तो या तो आपके अंदर प्रसन्नता की भावना होगी या तो आत्मसंतोष की भावना होगी। आपके छात्र उन्नति कर रहे हैं तो आप क्या महसूस करेंगे भाई? प्रसन्नता की भावना या फिर आत्मसंतोष की भावना। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो देखो ये प्रश्न दो अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया और इन दोनों में ये दोनों ही ऑप्शन सही माने गए। ठीक है, आत्मसंतोष की भावना भी सही माना गया और प्रसन्नता की भावना को भी सही माना गया। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दो बार ये प्रश्न पूछा गया, दो अलग अलग परीक्षाओं में जो है अलग अलग आंसर सही माना गया था। अब आप लोग बताइएगा क्या आंसर सही हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो हम लोग बात करेंगे शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, किसका कल्याण होगा? क्या आंसर कर दोगे? आंसर कर देंगे समाज के सभी वर्गों का। क्या हो जाएगा? तो समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे तो क्या हो जाएगा? आप एक टीचर बनेंगे तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, उच्च विचारों को या आस्था को। क्या आंसर करेंगे? तो भाई आप साइंस ग्रुप से हैं तो आप साइंस वालों को प्राथमिकता देंगे या फिर क्या करेंगे बताइए? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विज्ञान विषय को नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को आप प्राथमिकता दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो बताइएगा। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो कई बार क्या होता है हम लोगों से भी गलतियां हो जाती है, हम लोग गलत आंसर बता देते हैं। ठीक है, कई बार होता है हम लोग भी गलत आंसर कर देते हैं, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर मान लीजिए आप स्कूल में टीचर हैं और आप कुछ पढ़ा रहे हो और आपने गलती से कुछ गलत बता दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप बताते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग टिक कहीं और लगा रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है, तो मान लीजिए आप शिक्षक हैं और आप छात्र जो है आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है और कोई आपकी छात्र या छात्रा आपकी गलती की ओर संकेत करती है तो आप उससे क्या करेंगे? छात्रा को कक्षा के बाहर मिलने को कहेंगे कि तुम मिलो क्लास के बाहर, तुम बहुत बड़ा जो है हीरो बन रही हो ना, तुम मिलो तो बताते हैं तुम्हें, तुम बहुत बड़ी जानकार हो। ठीक है, तो बाहर मिलने को कहेंगे। छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे कि चुपचाप बैठ जाओ, नहीं जो पढ़ा रहे हो वही चुपचाप पढ़ दो। ठीक है, बोलना मत, नहीं भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, तो चुप रहने को कहेंगे या फिर स्वीकार करेंगे या फिर दूसरे दिन अच्छे से तैयारी करके आएंगे। क्या करेंगे? तो अगर हम लोग बात करें कोई छात्र या छात्रा आपकी त्रुटियों की ओर संकेत कर रही है तो आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप पहले अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो गई। ठीक है, क्या करेंगे? तो आप स्वीकार करेंगे अपनी गलती को कि हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो। तो आप स्वीकार करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। आप मान लीजिए किसी स्कूल में टीचर है और आपको लग रहा है कि प्रधानाचार्य कुछ गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि प्रधानाचार्य कुछ गलत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। पहला कार्य आपका क्या होना चाहिए कि आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई देखिए ये गलत है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। आप उनको समझाने का प्रयास करेंगे। जब वो आपने उनको समझाने का प्रयास किया और उन्होंने नहीं समझा, ठीक है, फिर भी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप अपने साथियों से परामर्श लेंगे, परामर्श करके कोई निर्णय ले सकते हैं या फिर आप अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। ये काम कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या होगा? तो बी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न बताइएगा, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्ति को अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में या फिर उपरोक्त सभी के हाथ में? तो प्रौढ़ शिक्षा अगर हम लोग बात करेंगे तो किसके हाथ में होनी चाहिए? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, गैर सरकारी समितियों के हाथ में। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। और आज हम लोगों ने इस तरीके के कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।